हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मिरेकल क्लासेस। आज हम इस वीडियो में करंट अफेयर्स के एक टॉपिक आत्मनिर्भर भारत पर चर्चा करने वाले हैं। क्या है आत्मनिर्भर भारत, जिसके तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने 5वें संबोधन में, देश को दिए गए 5वें संबोधन में इस आत्मनिर्भर भारत के बारे में डिस्कस किया था। क्या है आत्मनिर्भर भारत, जिसके तहत 20 लाख करोड़ रुपए की एक योजना के तहत भारत की इकोनॉमी को एक सपोर्ट प्रदान करने की बात की गई थी। भारत की जो इकोनॉमी है वो कोविड-19 यानी जैसी महामारी, कोरोना महामारी की वजह से काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव हुई है। इस पूरी इकोनॉमी को वापस से रन करने के लिए 20 लाख करोड़ रुपए का एक पैकेज की घोषणा की गई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा। क्या है 20 लाख करोड़ रुपए की आत्मनिर्भर योजना, इसके बारे में हम इसमें डिस्कस करेंगे। न्यूज़पेपर में भी काफ़ी हालिया दिनों में देखने को मिला है, आज के न्यूज़पेपर में भी इसके बारे में था कि आत्मनिर्भर भारत के लिए 20 लाख करोड़ का एक आर्थिक पैकेज जिसकी घोषणा नरेंद्र मोदी जी ने की है। न्यूज़पेपर का कंटेंट और ऑफिशियल वेबसाइट के कंटेंट को मिला के वीडियो बनाया गया है। और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, यूपीएससी सिविल सर्विसेज या आरएस एग्ज़ाम या किसी भी स्टेट पीसीज के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होने वाला है। सो गाइस, प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखें। आज के न्यूज़पेपर द हिंदू में भी एक आर्टिकल आया था कि द प्लान टू रिवाइव द ब्रोकन इकोनॉमी, इस कंटेंट को भी इसमें मिलाया गया है, जिससे कि आपको इस पूरी आत्मनिर्भर भारत को समझने में आसानी हो। हम फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी द्वारा आज 14 मई को शाम को 4 बजे भी सेकंड जो घोषणा की गई थी, उसमें भी डिटेल्स जो हैं वो भी इस वीडियो में ली गई है। और साथ ही साथ द हिंदू में जो फर्स्ट पेज पे MSMES क्या है, ये योजना क्या है, इसके बारे में भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो गाइस, प्लीज़ ध्यानपूर्वक इस वीडियो को देखें। प्रधानमंत्री ने आत्मनिर्भर भारत निर्माण की दिशा में विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा की है। यह पैकेज कोविड-19 महामारी की दिशा में सरकार द्वारा किया गया एक बेहतर प्रयास है। पूर्व घोषणाओं तथा आरबीआई द्वारा पहले की जो भी घोषणाएं हैं उनको और आरबीआई द्वारा जो भी निर्णय थे उन सबको मिलाकर 20 लाख करोड़ रुपए का ये योजना है, जो भारत की सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी का कितना है, अप्रॉक्सीमेटली लगभग 10% है। 20 लाख करोड़ रुपए एक ह्यूज अमाउंट है, जिससे इंडियन इकोनॉमी को एक सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा। पैकेज में भूमि, श्रम यानी लैंड, लेबर, लिक्विडिटी और कानून, भूमि, श्रम, तरलता और कानून पर विशेष ध्यान केंद्रित किया गया है। इस योजना के तहत इन सब पे घोषित किया गया पैकेज वास्तविकता में घोषित मूल्य से बहुत कम माना जा रहा है। ऐसा माना जा रहा है कि 20 लाख करोड़ रुपए डायरेक्टली, प्रत्यक्ष रूप से सीधे लोगों के हाथों में नहीं आएगा या सीधे लोगों को बेनिफिट इसका नहीं मिलेगा। इनडायरेक्टली जो सारी स्कीम्स हैं उनको मिला लिया गया। पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ जस्ट पहले कि इसमें आरबीआई की जो भी, क्योंकि इसमें सरकार के राजकोषीय पैकेज के हिस्से के रूप में आरबीआई द्वारा पूर्व में की घोषणाओं को भी शामिल किया, यानी आरबीआई ने जो पहले घोषणाएं की थी उनको भी इसमें शामिल कर दिया। जो स्कीम्स पहले से चली आ रही थी उनको भी इसमें शामिल कर लिया। इसलिए डायरेक्ट बेनिफिट की अगर हम बात करें तो डायरेक्ट बेनिफिट के रूप में देखा जाए इतना बड़ा हिस्सा सीधे रूप से, प्रत्यक्ष रूप से लोगों तक सीधा नहीं पहुंचने वाला, इनडायरेक्टली स्कीम्स के थ्रू वो पहुंचेगा। प्रत्यक्ष इसका प्रभाव देखने को थोड़ा कम मिलेगा, ऐसा माना जा रहा है। सरकार द्वारा पैकेज के तहत घोषित प्रत्यक्ष उपायों में डायरेक्ट अगर उपाय की हम बात करें, प्रत्यक्ष में सब्सिडी, डायरेक्ट बेनिफिट, प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण, वेतन का भुगतान आदि शामिल होते हैं, जिसका लाभ वास्तविक लाभार्थी को सीधे प्राप्त होता है। परंतु सरकार द्वारा की जाने वाली अप्रत्यक्ष सहायता, इनडायरेक्ट सहायता, जिससे भारतीय रिजर्व बैंक के ऋण सुगमता उपायों पर लाभ सीधे लाभार्थी तक नहीं पहुंच पाता। मान लीजिए एक एग्जाम्पल के थ्रू हम समझने की कोशिश करेंगे कि अगर कोई सब्सिडी दी है, मान लीजिए गैस की टंकी में आपको सब्सिडी दी गई है कि 1000 रुपये की टंकी अगर आपको 800 रुपये में दी जाती है तो 200 रुपये का डायरेक्ट बेनिफिट आपको पहुंचता है। इसे बोलते हैं प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण। वेतन यानी कि आपको जो सैलरी दी जाती है वो एक प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण है। परंतु अप्रत्यक्ष अगर हम देखें तो अप्रत्यक्ष में क्या है, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जो लोन दिया जा रहा है, अप्रत्यक्ष में आप तक लाभ तो पहुंचेगा। मान लीजिए किसी ने कुटीर उद्योग या लघु उद्योग के लिए लोन लिया और लोन में अगर सुगमता बरती गई है, लोन का जो प्रोसेस है उसे सरलीकरण कर दिया गया, उसको सरल कर दिया गया है, तो लोन आसानी से मिल जाएगा। लोन आसानी से मिल जाएगा तो फैक्ट्री इस्टेब्लिश हो जाएगी और फैक्ट्री इस्टेब्लिश होने के बाद एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हो जाएगी।
तो इनडायरेक्टली बेनिफिट तो इकोनॉमी को और आम आदमी को मिलने ही वाला है, परंतु अप्रत्यक्ष रूप से ये मिलेगा। सूक्ष्म, जो हमने अभी न्यूज़पेपर के फर्स्ट आर्टिकल में हमने ऊपर देखा था MSMES, वो है सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग के लिए क्रेडिट गारंटी योजना। इसमें माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, इसकी फुल फॉर्म है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। इसमें क्या होता है कि कई लघु उद्योग जो है उनको लोन प्रोवाइड किया जाता है। अगर मॉर्गेज पे मान लो किसी कंपनी ने 1 करोड़ रुपए का लोन लिया, तो 1 करोड़ रुपए की कंपनी का लैंड और इंफ्रास्ट्रक्चर जो उन्होंने मॉर्गेज रखा है, अगर उससे वो पैसा वसूल नहीं होता है तो गवर्नमेंट क्या करती है, वो बाकी पैसा गवर्नमेंट पे करती है जिन बैंक्स ने ये लोन दिया है। यही है गारंटी, क्रेडिट गारंटी योजना। इसमें भी इसकी परिभाषा में भी बदलाव करने की बात चल रही है। MSME की परिभाषा में भी बदलाव किया गया है, क्योंकि आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार लघु उद्योग जो होते हैं वो लघु ही बने रहना चाहते हैं, यानी जो स्मॉल इंडस्ट्रीज होती है वो ये चाहती है कि हम स्मॉल ही बने रहें। क्यों? क्योंकि इसमें उनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता है गवर्नमेंट की तरफ से, इसलिए वो चाहते हैं कि हम लघु ही बने रहें। अतः MSME की परिभाषा में बदलाव की लगातार मांग की जा रही थी और अब उसमें बदलाव भी हो गया है। आत्मनिर्भर भारत के हम देखें तो 5 मेन पिलर्स हैं, 5 स्तंभ हैं। वो स्तंभ क्या है? पहला है इकोनॉमी, जो वृद्धिशील इकोनॉमी कौन सी? जो वृद्धिशील परिवर्तन के स्थान पर बड़ी उछाल पर आधारित हो, ऐसी जो एक बड़े उछाल पर, क्वांटम जंप जिसे कहते हैं, पूरी इकोनॉमी एक साथ ग्रो करे, एक जंप ले, जिससे कि जो उसका इफेक्ट है वो लॉन्ग टर्म इफेक्ट हो। इकोनॉमी, कौन सी इकोनॉमी की बात की गई है 5 आत्मनिर्भर भारत में? वो इकोनॉमी जिसका एक बड़ी उछाल पर आधारित हो। अवसंरचना यानी इंफ्रास्ट्रक्चर, ऐसी अवसंरचना जो आधुनिक भारत की पहचान बने। इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा डेवलप हो जो कि आधुनिक भारत की क्या बने? पहचान बने। इंफ्रास्ट्रक्चर इस प्रकार का डेवलप हो कि वो आधुनिक भारत की क्या बन सके? पहचान, तो इंफ्रास्ट्रक्चर। दूसरा है टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी कौन सी हो? जो 21वीं सदी पर आधारित हो। हम इस टेक्नोलॉजी पे काम करें जो 21वीं सदी में बेनिफिशियल हो। हम भारत के लोग भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए भारत के इंटरनल पार्ट में जो टेक्नोलॉजी है उसको, उस व्यवस्था को इस प्रकार से मोबिलाइज करें कि वो 21वीं सदी पर आधारित टेक्नोलॉजी बेस्ड हो। गतिशील जनसांख्यिकी, 135 करोड़ की जनसंख्या वाला देश यदि अपने टोटल ह्यूमन पावर का, यानी अपने टोटल ह्यूमन पावर का बेस्ट यूटिलाइजेशन करेगा तो इकोनॉमी को ग्रो करने से कोई नहीं रोक सकता। मान लीजिए कि 135 करोड़ लोगों का 85% या 90% लोगों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कर दी जाए और 85 या 90% लोग अपने इंटरनल देश की इकोनॉमी में ही कोई ऐसा काम, अपनी स्किल डेवलपमेंट का काम, कोई भी ऐसा काम जो वो जिस प्रकार का वो व्यवसाय है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से देख लो, सर्विस सेक्टर से देख लो, आप और किसी सेक्टर से देख लो, ये सारा काम यदि सारे 135 करोड़ लोगों की जो मेन पावर है, जो हमारे पास ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, उनका अगर हम बेस्ट यूटिलाइजेशन करें तो इकोनॉमी को अच्छा रन करने में हमें सहायता मिल सकती है। 5वां है डिमांड। भारत की मांग और आपूर्ति श्रृंखला की पूरी क्षमता का उपयोग किया जाना चाहिए। भारत की जो मांग है और जो सप्लाई है, डिमांड और जो सप्लाई है, उस चेन को इंडिया में पूरी तरह से उसका बेस्ट यूटिलाइजेशन किया जाना चाहिए, जिससे कि हम इकोनॉमी को छोटे से छोटे पार्ट का बेस्ट यूटिलाइजेशन कर सकें। प्रधानमंत्री ने कोविड-19 महामारी से पहले तथा बाद की दुनिया के बारे में बात करते हुए कहा कि 21वीं सदी के भारत के सपने को साकार करने के लिए हमें देश को आत्मनिर्भर बनाना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने यह भी कहा है कि हमें देश को क्या बनाना होगा? आत्मनिर्भर बनाना होगा। प्रधानमंत्री ने इस बात पर भी बल दिया कि भारत को कोविड-19 महामारी के संकट को एक अवसर के रूप में देखना चाहिए, एक अपॉर्चुनिटी के रूप में देखना चाहिए कि हमारे पास अगर ये महामारी जैसा हालात से हम गुजरे हैं तो हमें इस हालात से बाहर निकलने के लिए हमें हमारे एफर्ट को, हमें हमारे प्रयासों को और ज़्यादा अच्छा बनाना पड़ेगा, हमारे प्रयासों को और ज़्यादा बेनिफिशियल बनाना होगा और ज़्यादा एफर्ट से हमें काम करना होगा, जिससे कि हमें इकोनॉमिकली बेनिफिट मिल सके। आत्मनिर्भर भारत को अगर हम अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वर्तमान वैश्वीकरण के युग में
आत्मनिर्भरता यानी सेल्फ रिलायंस की परिभाषा में बदलाव आया। सेल्फ रिलायंस का मतलब ये नहीं कि हम पूरी वर्ल्ड वाइज कट जाएंगे, केवल इंडिया में ही सारा प्रोडक्शन होगा और इंडिया किसी और कंट्री पर डिपेंडेंट नहीं रहेगा। इसका जो डेफिनेशन है आत्मनिर्भर की, जो आप लोग डेफिनेशन समझ रहे हो कि नहीं हमें तो कुछ भी चीज़ न चाइना से खरीदनी है ना किसी और कंट्री से, तो वो परिभाषा इस कॉन्टेक्स्ट में नहीं ली जानी चाहिए। आत्मनिर्भर भारत की जो वैश्वीकरण की जो युग यानी ग्लोबलाइजेशन का जो युग है, उसमें अगर हम सेल्फ रिलायंस की परिभाषा देखें तो सेल्फ रिलायंस की परिभाषा में भी क्या है, बदलाव आया। यानी आत्मनिर्भरता वो नहीं है कि आप पूरी दुनिया से ही बाइकाट कर दो, आप पूरी दुनिया को बाइकाट कर दो, आप किसी कंट्री से कोई माल ना खरीदो, या ये जो अपना ग्लोबलाइजेशन है तो ये जो फॉरेन रिलेशन है उन पे ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। आत्मनिर्भर का मतलब यहाँ पे ब्रॉडर इसका कॉन्सेप्ट लिया गया है। आत्मनिर्भरता आत्म केंद्रित यानी सेल्फ रिलायंस सेल्फ सेंटर्ड है, से थोड़ी सी अलग है। भारत वसुधैव कुटुंबकम की संकल्पना पे विश्वास करता है। चूंकि भारत दुनिया का ही एक हिस्सा है, अतः भारत प्रगति करता है तो ऐसा करके वह दुनिया की प्रगति में भी योगदान करता है। यानी कि यदि भारत प्रगति करेगा तो इनडायरेक्टली वो दुनिया से जुड़ा हुआ है, दुनिया में भी उसकी प्रगति की योगदान सीधा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से रहेगा। इसका मतलब बिल्कुल ये नहीं समझा जाए आत्मनिर्भर का मतलब कि हम किसी भी कंट्री से कोई माल नहीं करते, नैरो कॉन्सेप्ट में हमें इस योजना को नहीं लेना है। आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में वैश्वीकरण का बहिष्कार नहीं किया जाएगा। ग्लोबलाइजेशन जो है उसका बहिष्कार नहीं किया जाएगा। ऐसा नहीं कि हम चाइना से माल नहीं खरीदे, अमेरिका से माल नहीं खरीदे, रशिया से हम लोग कोई भी इक्विपमेंट नहीं खरीदे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझें कि आत्मनिर्भर भारत कभी ये नहीं कहता है कि ग्लोबलाइजेशन का पूरी तरीके से बहिष्कार कर दिया जाए या पूरी तरीके से किसी भी कंट्री से प्रोडक्ट लेने को बायकॉट कर दिया जाए। अपितु दुनिया के विकास की मदद की जाएगी। अपितु ये है कि दुनिया के विकास की मदद की जाएगी। मिशन को 2 चरणों में लागू किया जाएगा। आत्मनिर्भर भारत जो है उस मिशन को 2 चरणों में लागू किया जाएगा। प्रथम चरण इसमें चिकित्सा, वस्त्र, इलेक्ट्रॉनिक, प्लास्टिक, खिलौने जैसे क्षेत्रों को प्रोत्साहित किया जाएगा ताकि स्थानीय विनिर्माण और निर्यात को बढ़ावा दिया जा सके। आप देखेंगे जो चिकित्सा है, जो वस्त्र है, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स है, प्लास्टिक आइटम्स है, खिलौने हैं, इन सारी चीज़ों को, इन सारे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को बढ़ावा दिया जाएगा, इस सेक्टर को बढ़ावा दिया जाएगा, जिससे कि हम हमारे यूटिलाइजेशन का प्रोडक्ट यूज़ कर ही सके, साथ ही साथ हम इसका सेलिंग आउट ऑफ इंडिया में भी कर सकें, यानी इसका एक्सपोर्ट भी हम कर सकें, यानी निर्यात बढ़ाया जा सके। दूसरे चरण में हम देखेंगे कि इस चरण में रत्न एवं आभूषण, फार्मा, स्टील जैसे क्षेत्रों को भी प्रोत्साहित किया जाएगा। यानी रत्नों से यानी आभूषणों और फार्मास्यूटिकल्स जो दवाइयों की है, स्टील इंडस्ट्रीज जो हैं, स्टील इंडस्ट्रीज़, इन सारी इंडस्ट्रीज़, इन सारे एरिया को, इन सारे सेक्टर्स को बहुत ज़्यादा सेकेंड लेवल पे इस चरण में प्रोत्साहित किया जाएगा। एक कुछ PIB और ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से लिया गया कंटेंट है, इसको भी हम देख लेते हैं, जिसके अंदर बहुत डिटेल्स में, बहुत शॉर्ट में समझाया गया है। इनके माध्यम से भी हम समझ सकते हैं कि आत्मनिर्भर भारत बेसिकली क्या है। अब तक की डेफिनेशन से ये समझ में आ चुका है कि आत्मनिर्भर भारत कभी भी ग्लोबलाइजेशन का बहिष्कार नहीं कर रहा, वो केवल देश में उत्पादन की जो क्षमता है उसका बढ़ावा करना चाहता है। साथ ही साथ जो हमारे पास मैन पावर है, जो हमारे पास ह्यूमन पावर है, उसको भी बेस्ट यूटिलाइजेशन करना चाहता है, अपनी इकोनॉमी को थोड़ा मजबूत करना चाहता है। 20 लाख करोड़ रुपए की योजनाओं के थ्रू आम आदमी के जीवन को पटरी पे लाने का एक प्रयास है, एक बहुत बड़े अमाउंट के रूप में हमें इसको समझना चाहिए। अब तक के सारी डेफिनेशन से हमें ये समझ में आ चुका है कि आत्मनिर्भर भारत बेसिकली भारत को इकोनॉमिकली, आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने में है। और आत्मनिर्भर का यहाँ कतई मतलब ये नहीं है कि हम भूमंडलीकरण यानी ग्लोबलाइजेशन का सीधे तौर पर विरोध कर रहे हैं। 6000 करोड़ रुपए का एम्प्लॉयमेंट पुशिंग फंड भी इसमें दिया गया है कि इसमें क्या किया जाएगा, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं उनको क्रिएट किया जाएगा। इसके लिए 6000 करोड़ रुपए इसी योजना के तहत, 20 लाख करोड़ रुपए वाली जो योजना, इसमें से 6000 करोड़ रुपए किसको दिया गया है, एम्प्लॉयमेंट पुशिंग यूजिंग फंड के तहत दिया गया है, जिसमें कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को क्रिएट किया जाएगा। विल क्रिएट जॉब अपॉर्चुनिटी इन अर्बन
सेमी अर्बन एंड रूरल एरिया। अर्बन, सेमी अर्बन और रूरल एरिया में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ की जाएगी। इसमें ट्राइब और आदिवासी जो एरिया है, जो ट्राइबल एरिया है और जो आदिवासी एरिया है, वहाँ पे भी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट की जाएगी। इसके लिए इन्होंने 6,000 करोड़ रुपए इसी योजना के अंतर्गत प्रथम चरण में देने की घोषणा की है। अब देखेंगे 5,000 करोड़ रुपए की स्पेशल क्रेडिट फैसिलिटी फॉर स्ट्रीट वेंडर। स्ट्रीट वेंडर मतलब जो गलियों में जो व्यापारी लोग हैं, जो विक्रेता लोग हैं, उनको 5,000 करोड़ रुपए का एक स्पेशल क्रेडिट फंड इस योजना के तहत लिया गया है, जिसमें स्मॉल वेंडर जो होते हैं उनको फैसिलिटीज़ दी जाएगी। 10,000 रुपये तक की वर्किंग कैपिटल उनको दी जाएगी, जिससे कि वो अपना काम अच्छे से सुचारू रूप से कर सके। 50 लाख स्ट्रीट वेंडर जो हैं इसमें कवर किए गए हैं अप्रॉक्सीमेटली, और 5,000 करोड़ रुपए की ये योजना है जो स्ट्रीट वेंडर के लिए की गई है। यानी कि जो गली वगैरह में जो व्यापारी लोग हैं, जो ठेला गाड़ी लेके, हाथ गाड़ी लेके अपना व्यापार कर रहे हैं, स्ट्रीट वेंडर है, लोकल लेवल पे जो सामान बेच रहे हैं और अपना छोटा मोटा रोजगार चला रहे हैं, उन लोगों को 10,000 रुपये कैपिटल के रूप में लोन दिया जाएगा और 1 महीने के अंदर अंदर। इसमें ऐसे 50 लाख वेंडर जो है, 50 लाख विक्रेताओं को इस योजना के तहत शामिल किया गया है। 5,000 करोड़ रुपए की ये योजना है जो स्ट्रीट वेंडर पर लागू की गई है। फिर है 70,000 करोड़ बूस्ट टू हाउसिंग सेक्टर एंड मिडिल इनकम ग्रुप थ्रू एक्सटेंशन ऑफ CLSS। CLSS क्या है? क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम फॉर मिडिल इनकम ग्रुप। एनुअल इनकम जिनकी 6 लाख से 18 लाख है उनके लिए स्कीम्स हैं। इसके तहत 70,000 करोड़ रुपए हाउसिंग सेक्टर में को सपोर्ट किया जाएगा, जिससे कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी क्रिएट हो, साथ ही साथ लोगों को रोजगार मिले, काम मिले और उनके लिए हाउसिंग की व्यवस्था भी हो सके। CLSS वॉज द एक्सटेंड अप टू द 31 मार्च 2020। गवर्नमेंट विल एक्सटेंड CLSS स्कीम अप टू मार्च 2021। ये वो स्कीम मैंने कहा था, कई स्कीम्स जो 20 लाख करोड़ के अंदर ले ली गई है, ये वही स्कीम है जो पहले से चली हुई आ रही थी। 2.5 लाख मिडिल इनकम फैमिलीज विल बेनिफिट ड्यूरिंग द 2020 और 21। 70,000 करोड़ रुपए जो हाउसिंग लोन है वो इसके तहत दिए। 70,000 करोड़ रुपए हाउसिंग सेक्टर जो है उनको दिया गया है, ताकि हम लोग क्या किया जा सके, जॉब्स क्रिएट की जा सके। आत्मनिर्भर भारत मेजर फॉर रिलीफ एंड क्रेडिट। ये देखिए अपन ने MES के बारे में पहले डिस्कस कर चुके हैं। माइक्रो एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज़ के बारे में 3 लाख करोड़ इमरजेंसी वर्किंग कैपिटल फैसिलिटी फॉर बिजनेस इंक्लूडिंग MSME। 3 लाख करोड़ रुपए का जो इमरजेंसी वर्किंग कैपिटल है उनको प्रोवाइड की जाएगी इन स्मॉल इंडस्ट्रीज़ को। 20,000 करोड़ रुपए का सब ऑर्डिनेट डेप्ट फॉर द स्ट्रेस MS 20,000 करोड़ रुपए का सब ऑर्डिनेट डेप्ट जो उनको उधार है वो दिया जाएगा। 50,000 करोड़ रुपए इक्विलिटी इन्फ्लुएंस थ्रू MSME फंड। न्यू डेफिनेशन ऑफ MSME। न्यू डेफिनेशन के बारे में भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि कई जो इंडस्ट्रीज़ हैं, कई जो स्मॉल इंडस्ट्रीज़ हैं, वो ये चाहती हैं कि हम स्मॉल इंडस्ट्री बने रहे, जिससे कि हमें क्या मिले, ज़्यादा से ज़्यादा गवर्नमेंट का बेनिफिट मिले। तो MSME का डेफिनेशंस में भी इसमें चेंजेस कर दिए गए हैं। बहुत सारी स्कीम्स जो गवर्नमेंट ने इसमें दी है वो हमने डिस्कस करी, और भी कई सेक्टर्स में पर्टिकुलर सेक्टर वाइज जो डिटेल्स हैं वो दी गई है, बट हम इस वीडियो में चर्चा नहीं कर सकते, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है कई बार। थैंक यू गाइस, आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। इस पूरे वीडियो के थ्रू हमने आत्मनिर्भर भारत योजना का बेसिक जो मीनिंग है वो हमने समझा, और सेक्टर वाइज कुछ जो पॉइंट थे वो भी हमने डिस्कस कर लिए। मेजरली हम इसमें डिस्कस नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि वीडियो के टाइमिंग की वजह से, और हर एक सेक्टर वाइज आप ब्रॉडली ये समझ लीजिए आत्मनिर्भर भारत क्या है। आत्मनिर्भर भारत के तहत 20 लाख करोड़ रुपए की जो योजना है, कौन कौन से सेक्टर में किस किस वे में सपोर्ट की जाएगी, और जो RBI ने पहले जो पॉलिसीज़ बना रखी हैं, RBI ने जो नियम बना रखे हैं, उनको भी इनमें शामिल कर लिया गया है, और डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों रूप से बेनिफिट इंडियन इकोनॉमी को होने वाला है। और ये बहुत ही अच्छी योजना है, एक बहुत अच्छा प्रयास है सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू भारत की इस इकोनॉमी को एक सपोर्ट प्रदान करने के लिए। थैंक यू गाइस।